नमस्कार मित्रों, मैं नंद किशोर अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। पिछले अध्यायों में हम लोगों ने पढ़ा था भारत की अवस्थिति और विस्तार। इसमें से जो भाग उसमें छूट गया था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के अगल बगल में यानी भारत के पड़ोसी देश के बारे में जान जाते हैं। यानी भारत के स्थलीय सीमा से लगे हुए पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ठीक है, तो स्थलीय सीमा से लगे हुए पड़ोसी देश के बारे में देखिए। सबसे पहला नंबर हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे एक सबसे बड़ा, तो नहीं कह सकते, सबसे बड़ा दुश्मन जो है भारत का, सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जिसे हम लोग कहते हैं, पाकिस्तान, जो पश्चिम की ओर है। फिर इसके ऊपर से थोड़ा सा आ जाता है तो यहाँ पर ये आ जाता है अफ़गानिस्तान। ठीक है, यहाँ देखिएगा तो ये पूरा पार्ट जो है आपका चाइना का है। ठीक, ये आप भाग देखिएगा पड़ोसी देशों में, तो ये वाला जो भाग है आपका नेपाल है। ये जो भाग है ये भूटान है। ये वाला जो भाग है ये आपका बांग्लादेश है। और इधर जो एक देश आ जाता है जिसका नाम है म्यांमार। ठीक, यानी भारत के स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश जो हैं 7 हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? तो सबसे पहला पड़ जाएगा आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। यानी कुल मिलाकर के हमारे भारत के पड़ोसी देशों की संख्या जो स्थल सीमा से लगे हुए हैं 7 हैं। ठीक है, देखिए भारत के ऐसे एक यहाँ से सवाल बन सकता है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहने का ये तात्पर्य है कि भारत के वैसे राज्यों के बारे में बताना है जो किसी देश, अन्य देशों से सटा हुआ है। जैसे अगर देखते हैं गुजरात के बारे में देखते हैं तो गुजरात जो है एक दूसरे देश यानी पाकिस्तान से सटा हुआ है, तो गुजरात जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। राजस्थान भी सटा हुआ है पाकिस्तान से, तो राजस्थान का भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन जाएगा। पंजाब का भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन जाएगा। यानी ये राज्य पूछ रहा है। उसी तरह से उत्तराखंड देखिए तो चाइना के साथ भी सटा हुआ है, नेपाल के साथ भी सटा हुआ है। यानी उत्तराखंड भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। तो इस तरह से ऐसे कितने राज्य हो जाएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते होंगे। ठीक है, तो पहले जो था, पहले 17 राज्य थे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे। ठीक है, तो पहले 17 थे जिसमें जम्मू और कश्मीर को इंक्लूड कर दिया जाता था। लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन कर रह गया है, लद्दाख अलग बन गया है, जम्मू कश्मीर अलग बन गया है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितना रह गई है? 16 रह गई है। आप देख भी सकते हैं, यहाँ से अगर काउंटिंग करना चाहिएगा तो 1, 2, 3, पाकिस्तान के साथ 3 को का बन रहा है सीमा, गुजरात, राजस्थान और पंजाब का। ठीक है, यहाँ से ये चाइना के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, चाइना के साथ हिमाचल प्रदेश बना रहा है। उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड का अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना के साथ भी है और नेपाल के साथ भी है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9 पश्चिम बंगाल काउंट कर लिए हैं। ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 1, 16। यानी 16 हमारे ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में हम लोग समझ गए और भारत के कुल मिला के स्थल सीमा से लगे हुए पड़ोसी देशों की संख्या भी 7 है। अब आइए तट रेखा से लगे राज्यों की संख्या। तट रेखा मतलब समझते होंगे कि राज्य की वैसी, मतलब कहने का मतलब कि समुद्र तट से सटा हुआ जो भाग होता है, स्थल का भाग, उसी को हम लोग तट रेखा कहते हैं। ठीक है, तो समुद्र से सटे हुए जितने भी राज्य होंगे तो उसका तो अपना अपना तट रेखा होगा ही, है ना। तो कहाँ से हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अरेबियन सी है यानी अरब सागर है और नीचे हिंद महासागर है।
ठीक, तो हमारे देखिए यहाँ से काउंटिंग करना चाहेंगे तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 4 गो तो यही हो गया जो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है, तो इसका तटरेखा हो गया। इधर आइए, केरल, कर्नाटक, गोवा, है ना, तो 4 और 3 7, महाराष्ट्र और गुजरात, यानी टोटल तटरेखा से सटे राज्यों की संख्या भारत में कितनी है? 9। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितना है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो आप आराम से कह सकते हैं कि 16 को है। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर गौर करेंगे। तो देखिए, भारत में जो मानक समय है, यानी भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री देशांतर को माना जाता है, पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। देखिएगा, ठीक ना, जो ग्रीनविच यानी 0 डिग्री देशांतर से लेकर के 5.5 घंटा का अंतर पाया जाता है, यानी हमारे मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय का अंतर कितना घंटा का आता है? तो 5.5 घंटा का अंतर आता है। ठीक है, तो इस 5.5 घंटा का अंतर आता है, तो सवाल कभी ऐसे पूछ सकता है कि यह कहाँ से होकर गुजरता है? तो इलाहाबाद के नैनी से होकर के ये हमारा भारत का मानक समय होते हुए गुजरता है। यह 5 राज्यों को संपर्क करता है। जैसे देखिएगा, यहाँ से आएगा तो यह ऐसे मानक समय यूपी में हिलेगा, यूपी के बाद मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में, छत्तीस के बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये कितने राज्यों में आएगा? 5 राज्यों में। ठीक है, कौन कौन सा? तो सबसे पहले यूपी, फिर उसके बाद यूपी के बाद कहाँ आया? एमपी में आया, एमपी के बाद किस में आया? छत्तीसगढ़ में आया। ठीक है, उसके बाद कहाँ आया? उड़ीसा में आया, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में आया। यानी भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो भारत का निर्धारित टाइम है, यानी इसी के अनुसार पूरे भारत में समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर ध्यान देते हैं कि देखिए, बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक है, यहाँ पे जो द्वीप है इसे हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, इस द्वीप समूह की खासियत देखिए, इसके ऊपर में भी एक द्वीप है ना, जो इसको हम लोग कहते हैं कोको द्वीप। देखिए, कोको द्वीप जो है, कोको द्वीप का अधिकार म्यांमार पर है, यानी म्यांमार जो है कोको द्वीप पर अधिकार किया है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पर अधिकार भारत का है, जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश के भी रूप में जाना जाता है। देखिए, यह अंडमान निकोबार के द्वीप समूह, बहुत सारा द्वीप है जो हाईलाइटेड है, उसको हम दिखाने का प्रयास किए हैं कि जो सबसे ऊपर में है इसे हम लोग उत्तरी अंडमान कहते हैं, जो उसके नीचे है इसको हम लोग क्या कहेंगे? गौर से समझिएगा, इसको हम लोग उत्तरी अंडमान कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग मध्य अंडमान कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग दक्षिणी अंडमान कहते हैं, और इसको हम लोग लिटिल अंडमान या छोटी अंडमान भी कहते हैं। लिटिल या छोटी अंडमान ये कहते हैं। ठीक, देखिए, उत्तरी अंडमान, पूरे अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। ध्यान दीजिएगा, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। तो यह सैडल पीक जो है यह उत्तरी अंडमान पर ही स्थित है। सबकी खासियत हम बता दे रहे हैं कि सैडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित है। मध्य अंडमान जो है, पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत जितने भी द्वीप आते हैं सभी द्वीपों में सबसे बड़ा है। ठीक है, और जो हमारा दक्षिणी अंडमान है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, यह जो है दक्षिणी अंडमान में बसा हुआ है। ठीक है, ये ठीक है। अब इसके बाद आइए कि यह छोटी अंडमान और इसके नीचे है कार निकोबार,
अब इसके नीचे है ग्रेट निकोबार। ठीक है, आइए कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। देखिए भारत की सबसे उत्तरी बिंदु तो आराम से कहिएगा इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु तो हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो मुख्य भूमि से लगा हुआ नहीं है, यानी यह भारत की दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है, लेकिन यह है ग्रेट निकोबार में। कहाँ है? ग्रेट निकोबार के अंतर्गत आता है, ठीक ना, जिसे हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक, जो 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट कितना डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 6 डिग्री 4 मिनट। जो विषुवत रेखा से, यानी जो 0 डिग्री अक्षांश है, विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है, लेकिन अगर कहेगा कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु जो मुख्य भूमि से सटा हुआ है तो उसका नाम हो जाएगा कन्याकुमारी। लेकिन भारत के केवल दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो हो जाता है आपका इंदिरा पॉइंट। पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है यहाँ, ठीक है, और पश्चिमी बिंदु गुजरात सरक्रिक है ना, तो गुजरात में पड़ता है। तो उत्तरी इंदिरा कॉल, दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, पूर्वी वालांगू अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी सरक्रिक गुजरात में पड़ता है। चलिए ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे की ओर देखिए, चैनल का नाम आप लोग सुने होंगे, यानी 2 स्थलों के बीच सकरा समुद्र को ही हम लोग चैनल कहते हैं। यानी 2 स्थल के बीच में जो सकरा समुद्र बहता है उसी को हम लोग चैनल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए 10 डिग्री चैनल जो है इधर से आता है, जो छोटी अंडमान और कार निकोबार से होकर के गुजरता है। यानी 10 डिग्री चैनल किस किस से होकर गुजरता है? तो छोटी अंडमान और कार निकोबार। यानी छोटी अंडमान को हम लोग लिटिल अंडमान भी कहते हैं। ठीक है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार से होकर गुजरता है। यहाँ से देखिएगा 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय से होकर गुजरता है। यही 8 डिग्री चैनल, ठीक है, मिनिकॉय और मालदीव से होकर गुजरता है। यह मिनिकॉय हो गया मालदीव, इसके बीच से जो चैनल गुजर रहा है 8 डिग्री का है, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच जो है 9 डिग्री का चैनल है। आपका जो ये पाठ है यह कंप्लीट हो गया है ना। बस आज भर इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।